वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की और हम पढ़ रहे हैं साइंस जो हमारे पेपर 2 के अंदर आती है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है और हमें फोकस करना है प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी पर और हमारे सिलेबस पर। एक एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा जो हमारे सिलेबस में डिफाइन है सीटेट के अपर प्राइमरी में साइंस के, पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर कराऊंगी मैं आपको। लेकिन ये सब देखने से पहले आपको अभी जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था अपर लेवल का, उसमें हमें साइंस के क्वेश्चंस देखने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए क्या होता है कि हमें सिलेबस पैटर्न पता चल जाता है और हम बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें पहले पेपर को देखना होगा, समझना होगा कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, किन टॉपिक से कम है, और ये भी देखना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो टॉपिक उससे क्वेश्चन कभी पूछे भी गए हैं या नहीं। तो ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर से समझ में आ जाएंगी। एक आइडिया हो जाएगा कि क्या पेपर है और किस तरह से तैयारी करनी है। पेडागोजी के क्या क्वेश्चन है 10 नंबर के, वो भी आपको देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए पहले हम देखते हैं जो अभी हमारा दिसंबर 2019 में पेपर कंडक्ट हुआ था कि उसमें जो 30 क्वेश्चन आए थे साइंस के, वो क्या थे। पहला क्वेश्चन है, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है। वह केमिकल है जो हमारे स्टमक के अंदर है और हमारे डाइजेशन, भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। एक्स अगर अधिक मात्रा में स्रावित होता है, अगर सीक्रेट होता है एक्सिस मात्रा में, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करता है। कौन सी? इंडाइजेशन की, अपाचन की। ठीक है। और वाई एक ऐसा केमिकल है जो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ही, इसी परिस्थिति के उपचार के लिए ही यूज़ होता है। तो बताइए एक्स और वाई क्या हैं। तो कहीं ना कहीं ये भोजन से भी क्वेश्चन है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन है। देखिए हमारे बॉडी में स्टमक है और स्टमक के अंदर जठर ग्रंथि होती है और वहाँ से एक एसिड स्रावित होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब ये ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है तो हमारा जो वाई एक केमिकल है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका उपयोग किया जाता है इस समस्या को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, HCl और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जीव जंतु से आ गया, बैक्टीरिया से आ गया। निम्न में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता? बैक्टीरिया इज नॉट यूज। फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड, इसमें होता है बैक्टीरिया का यूज। बेकिंग ऑफ सोडा, इसमें नहीं होता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, उसमें भी होता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्थितिकरण में भी होता है। डबल रोटी में बैक्टीरिया का नहीं, फंगस का यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है रोटी को पकाने में। नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा फिर से आ गया हमारे सॉइल से, कि कौन सा भिन्न है। देखिए वनोन्मूलन जो होता है वो, उसमें भी क्या होता है, निगेटिव पॉइंट है वनों का उखड़ना। डिसर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, ज़मीन का बंजर होना या मिट्टी वहाँ पे खराब हो जाना। अपर्दन क्या है, इरोजन क्या है, वो भी मिट्टी का पानी के बहाव से या हवा के बहाव से ख़त्म हो जाना, जो उपजाऊ मिट्टी है। लेकिन जो संरक्षण है वो एक पॉजिटिव टर्म्स है, कंजर्वेशन जो है एक पॉजिटिव टर्म है और डिफरेंट पूछ रहा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन, फिर से ये पूछ रहा है, सही नहीं है। देखिए डाइजेशन भी केमिकल चेंज है, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन। क्यों? डाइजेशन अभी हमने देखा था HCl और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सन के प्रेजेंट में खाना बनाते हैं पेड़, वो भी एक केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन एक केमिकल चेंज नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 जो फिर से हमारे सॉइल से आया है। देखिए कणों के साइज बताना है और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? सबसे छोटा जो कण है वो क्या है? वो होता है क्ले। क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है उसके जो कण होते हैं वो सबसे पतले होते हैं। उसके बाद आता है सिल्ट, जो पानी के बहाव के साथ बहकर मिट्टी आती है, गाद। फिर आता है सैंड, हमारा जो रेत होता है उसके पार्टिकल थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं। फिर आता है ग्रेवल, जो हमारी बजरी होती है। और फिर आता है रोक, जो चट्टान होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मृतिका, गाद, रेत, बजरी और चट्टान, ये पार्टिकलों का ऑर्डर है। समझ में आया? तो ये हमारा सॉइल टॉपिक से क्वेश्चन था। फिर ये हमारा फिर से जीव जंतु से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर है कि क्या क्वेश्चन है कि मछली के क्लोम का कार्य क्या होता है? गिल्स, फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश। देखिए ऑक्सीजन को लेना होता है, सांस लेने के लिए होता है। तो ये काम कहाँ होगा? पानी के अंदर, जो पानी में ऑक्सीजन है। एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, जल में उपस्थित विलय ऑक्सीजन अवशोषित करना। क्योंकि देखिए गिल्स को चाहिए ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, और वो ऑक्सीजन कहाँ है? पानी के अंदर है। तो पानी में जो उपस्थित विलय है वहाँ से ऑक्सीजन को अवशोषित करना ही काम होता है गिल्स
का या फिर क्रोम का। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन आ गया, जो मैंने टॉपिक में भी आपको बताया था, विद्युत परिसर से टॉपिक है। क्या क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट अ इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन आउट ऑफ द कनेक्टिंग वायर। अगर कोई चीज़ संयोजक तार, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिसर को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तार नहीं है तो हम ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, क्योंकि कागज, रबर और जो वुड हैं ये बिजली के चालक अच्छे नहीं हैं, इसलिए ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से करंट का फ्लो करा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे टॉपिक मिरर से आया है। मंजुला समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब, देखिए मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर, तो अपने प्रतिबिंब में अपना समतल दर्पण में अपनी इमेज देख रही है, और जो दर्पण से उसकी दूरी है वो 5 मीटर की है, और वो दर्पण की तरफ 1 मीटर चलती है। तो बताइए उसके और उसके दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? याद रखिए जो प्लेन मिरर होता है, सपोज आप यहाँ खड़े हैं तो, और आपकी जो इमेज जितनी आगे की तरफ बनती है उतने ही पीछे की तरफ भी बनती है, और अगर आपकी दूरी 5 मीटर थी तो याद रखिए आपकी और इमेज जो बनी है उसके बीच की दूरी कितनी होगी? 5 मीटर पीछे की तरफ भी बनेगी तो 10 मीटर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वो 1 मीटर आगे की तरफ को चल दी है, मतलब पहले 5 मीटर थी दूरी लेकिन अब 4 मीटर होगी मिरर से, तो याद रखिए जब 4 मीटर होगी तो 4 मीटर ही पीछे की तरफ बनेगी, तो टोटल मिलाकर उसके और जो इमेज बनी है उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। याद रखिए जो दूरी होती है वो पीछे की तरफ भी बनती है उतनी ही अमाउंट में, जितना आगे है उतनी ही साइज़ की, 4 मीटर आगे तो 4 मीटर पीछे, टोटल दूरी हो गई 8 मीटर, डबल हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, जो हमारे लोलक से पूछा गया, मोशन से पूछा गया। बेसिकली एक पेंडुलम है जो ऑसिलेट करता है 30 टाइम इन 3 सेकेंड। तो बताइए कौन सा कथन सही है? देखिए याद रखिए इसमें 2 चीज़ पूछ रहा है, एक तो आवर्त काल पूछ रहा है आपसे और एक आवृत्ति पूछ रहा है। आवर्त काल क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड निकालना होता है, तो वो 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो पहले तो हमें आवृत्ति पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जितने दोलन करे, 30 दोलन करे और कितने समय में करे? 3 सेकंड में करे। तो फ्रीक्वेंसी जब हम काटेंगे तो आ जाएगी 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज हमारा सेकंड ऑप्शन में दे रखी है। और आवर्त काल, टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1/आवृत्ति, तो 1/10 करेंगे तो क्या हो जाएगी? 0.1 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है जहाँ पर दे रखा है आवर्त काल तो 0.1 सेकेंड और आवृत्ति हो जाएगी 10 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा गलत कथन है। फिक्शन से, घर्षण से क्वेश्चन आया है ये फिजिक्स का, ये यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर गलत कथन होगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच में घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। कैसे? देखिए पृथ्वी में जो भी कोई 2 पृष्ठ रखे हैं उनके बीच में कभी भी घर्षण जो फिक्शन है वो समाप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई भी चीज़ रुकती नहीं। तो देखिए घर्षण तो हमेशा रहेगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? रोलिंग फिक्शन जो है वो कम होता है स्लाइडिंग फिक्शन से, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि फिक्शन क्या होता है, घर्षण क्या होता है? जब कोई चीज़ चल रही होती है तो पृथ्वी ज़मीन से एक बल लगता है उसको रोकने के लिए, वो होता है हमारा घर्षण फिक्शन। तो वो रोलिंग फिक्शन में कम होता है, स्लाइडिंग में ज़्यादा होता है, तो ये बात भी सही है। और जो होती है फिक्शन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की जब वो पानी में है डिपेंड करती है उसके शेप पर, उसकी आकृति पर, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही गलत होगा। अगला क्वेश्चन है 71, कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिए। देखिए एक अब ये हमारा फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, हमारे धातु की सक्रियता से क्वेश्चन आ गया। क्लास 7th या 8th में इसको पढ़ते हैं हम। देखिए जो हमारे धातु होती हैं उनकी सक्रियता होती है, पोटाशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, उसके बाद हमारा सोडियम आता है, उसके बाद हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये हमारी रिएक्टिविटी टेबल होती है। उससे क्वेश्चन है कि आयरन जिंक सल्फेट के विलय में जिंक विस्थापित कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जिंक। जिंक की रिएक्टिविटी सक्रियता ज़्यादा है और आयरन की कम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिंक कॉपर सल्फेट में विलय कर सकता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जिंक
की जो सक्रियता है वो ज़्यादा होती है किससे, कॉपर से। फिर कहता है कॉपर आयरन की, तो ये बात फिर से गलत हो जाएगी क्योंकि आयरन की सक्रियता ज़्यादा है कॉपर से, तो इसलिए ये विलय नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ओनली बी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंक कॉपर सल्फेट विलय में कॉपर को विस्थापित कर सकता है। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जिंक की सक्रियता, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, जो कि हमारे थर्मामीटर से पूछा गया है। देखिए, दो तरह के थर्मामीटर की बात हुई है, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक है, ये बात बिल्कुल सही है और ये सही कथन ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। रेंज ऑफ लेबोरेटरी, जो हमारा लैब में यूज़ होता है थर्मामीटर, वो ग्रेटर होता है केमिकल थर्मामीटर में। क्यों? क्योंकि केमिकल थर्मामीटर का जो परिसर है वो तो 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है, और जबकि जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है उसका जो परास होता है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। या पहला ऑप्शन क्या था, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करा गया तो वो फट जाएगा, क्योंकि उसमें जो पारा है वो उसको नहीं ताप को झेल पाएगा और वो फट जाएगा। ठीक है, और ये कह रहा है रूम थर्मामीटर हैव अ रेंज ऑफ 30 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से -42 डिग्री होता है, बिल्कुल गलत। प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ईंधन टॉपिक से पूछ लिया गया है। देखिए, हमारे कुछ ईंधन हैं और उनका कैलोरी मान होता है। जैसे लकड़ी का कैलोरी मान 17,000 से 22,000, कोयला का 25 से 33, केरोसिन का 45, डीजल का भी 45,000 होता है, और सीएनजी और एलपीजी का बहुत ज़्यादा होता है, 50-50 हज़ार कैलोरी मान होता है। बायोगैस का थोड़ा कम होता है, 45 से 40,000। तो ये गलत कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, थर्ड ऑप्शन है, वही गलत हो जाएगा। क्यों? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन द एलपीजी, ये बिल्कुल गलत है। एलपीजी का कैलोरी मान जो है वो 50,000 के लगभग होता है, जबकि जो बायोगैस है उसका कैलोरी मान जो है वो 35,000 से 40,000 के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई बस अपनी यात्रा से पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की दूरी से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी? यह हमारा दूरी, समय और उससे दूरी जो स्पीड डिस्टेंस होता है उस चैप्टर से आ गया फिजिक्स के। ठीक है, अब देखिए, शुरू के 12 मिनट में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, तो मिनट को पहले घंटे में करेंगे, 12 × 60, और कितना चली है ये हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो दूरी निकल कर आ जाएगी। दूरी क्या होता है हमारा, दूरी क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो ये यहाँ पर 12 पंजे 60 और 5 दही 50, तो शुरू में जो डिस्टेंस है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 10 का। ठीक है, 10 किलोमीटर का, और बाद में कितना चल रही है, 18 मीटर चल रही है, तो फिर से 18/60 × 40 किलोमीटर की उससे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 6 3 18 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। और 12 में जब आप 10 जोड़ेंगे जो पहले चल रही थी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, 22 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना था और दोनों दूरी निकाल के जोड़ देनी थी, तो 22 किलोमीटर यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से पूछ रहा है गलत कथन बताना है। ठीक है, देखिए, गलत कथन बताना है, कहीं ना कहीं मोशन से हमारा जो आवृत्ति होती है, मोशन होता है, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया है। पहला क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस इज अ पीरियोडिक मोशन। बिल्कुल, पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवृत्ति करती है, बिल्कुल एक पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है, उतने ही समय में घूमती रहती है। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसका एक पीरियड होता है घूमने का, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति होती है, बिल्कुल, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में जाता है, ये तो हमने पढ़ा है, रेक्टिलिनियर होता है। सितारों में जो प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार जो होता है इज़ अ ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा सितार होता है बजाने का, उसमें जो
तार होते हैं वो जो उनकी दोलन गति होती है, बिल्कुल सही बात है। सभी आवर्ती गतियां जो हैं वो क्या होता है, वर्तुलाकार गतियां होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे लोलक है, लोलक जो है वो ऐसे ऐसे घूमता है, तो क्या वो सर्कुलर हो सकता है? नहीं हो सकता। जबकि हर सर्कुलर जो है वो पीरियोडिक होगा, लेकिन हर पीरियोडिक सर्कुलर हो, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, तो मेरा टॉपिक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर? इमेज इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, सही बात है। आप मिरर में देखते हैं तो अपने आप को बिल्कुल सीधा देखते हैं। इमेज वास्तविक होती है? नहीं, इमेज वास्तविक नहीं होती, इमेज पीछे की तरह बनती है, वर्चुअल होती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल जब हम इमेज में देखते हैं तो हम कोई चीज़ रखेंगे तो देखो वो उल्टी दिखाई देती है, बिल्कुल सही बात है। इमेज साइज बिल्कुल सेम होता है एज ऑब्जेक्ट, सही बात है, जैसे आप हैं वैसे ही दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा, ए सी डी। इमेज इज रियल, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद द नेचर ऑफ साइंस? अब ये पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी के। साइंस के बारे में कौन सा कथन गलत है, नॉट ट्रू, सही नहीं है? देखिए इसमें हो जाएगा, साइंस इज इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ फैक्ट। फैक्ट की बात नहीं करता है साइंस में चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए ये संदेहवाद को भी बढ़ावा देता है। ये जो है हमेशा अस्थायी होता है, क्योंकि आज किस साइंटिस्ट ने क्या प्रूफ करा है कल को वो गलत होता है। और ये अंत विषयक भी होता है, क्योंकि साइंस के अंदर ऐसा नहीं है कि खाली हम सोशियोलॉजी भी देखते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, तो ये अंत विषयक है, ये बात सही है, स्थायी है, संदेहवाद को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि साइंस में बहुत सी चीज़ों को लेकर हमें डाउट रहता है जिनको प्रूफ हो नहीं पाता है। और याद रखिए ये फैक्ट का सेक्ट है, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर तो वहाँ पर 4 सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे विज्ञान की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? गुड साइंस एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? वो बच्चों के प्रति निष्ठ होनी चाहिए, बच्चे हमेशा सेंटर में हो, बच्चों पर फोकस हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट्रू टू द चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्न में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा की जा सकती है? देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं और एजुकेशनल कैरिकुलम को सेटिस्फाई करना है बाय एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से, तो कोई भी चीज़ का प्रयोग होना ज़रूरी है। साइंस में सब कुछ डिपेंड करता है प्रयोग पर, कि कैसे बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो प्रोसेस, किसी भी चीज़ को प्रक्रिया करना, उसका प्रक्रियात्मक, वही वहाँ पर सही होगा। बाकी संज्ञान, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, ये तीनों गलत हैं। साइंस इन पर फोकस नहीं करता, साइंस प्रोसेस पे फोकस करता है, प्रयोग पर फोकस करता है, क्रिया होनी चाहिए उस पर फोकस करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पेडागोजी के आते हैं और ये पेडागोजी का सेक्शन है। अगर आप ध्यान से एज अ अच्छे चाइल्ड की, जहाँ पर बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे को ही सब कुछ करना है, बच्चे हर कार्य को करेगा, करके सीखेगा, इन चीज़ों पर बल देकर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत आसानी से सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेडागोजी का आया, अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है, मतलब घुमाने के लिए बाहर लेकर उनको गए शैक्षिक भ्रमण के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन? उसके जो उसने वो लेकर गई है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? यह बच्चों के मध्य अंतक्रिया को प्रेरित करता है, उनको एनकरेज करता है, उनके इंटरेक्शन को बढ़ाता है, सीधी सी बात है, बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। इट प्रमोट प्रोसेस स्किल थ्रू कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन, बिल्कुल यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। जब बच्चे सामने ही चीज़ों को देखेंगे तो उनके जो अनुभव हैं उनको बढ़ावा, सीधी सी बात है, मिलेगा। इट एनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन, बिल्कुल अवलोकन कौशल की क्षमता बढ़ाता है, बच्चे चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। अगला है यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, बिल्कुल गलत, ये यहाँ पर सही नहीं है, ABC सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये किसी लय को नहीं तोड़ता, ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ये सही नहीं होगा, तो ABC सही हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का उद्देश्य क्या नहीं है? एनहेंसिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट, पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर बल देना, ये तो कहीं भी जायज़ नहीं है। आप पेडागोजी पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, तो परिभाषाएं तो आपको रटानी ही नहीं है बच्चों को, चाहे साइंस, और साइंस तो करके सीखने वाला सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर तो बच्चों को और उनकी जिज्ञासाओं को, उनकी क्यूरियोसिटी को पोषित करना है, ठीक है, उन्हें सुझाव देने हैं, उनको सहभागिता करानी है हर कार्य में, उनको मतलब साइंटिफिक अनुभव फील कराना है, ऐसी चीज़ें होंगी। ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उनको रटाया जाए ये नेगेटिव है, इसलिए नहीं पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है, क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करता है? 3 तरह की थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और क्रिटिकल। क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चे अपने आप को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, तो वो कैसे बढ़ावा देता है? बच्चों में कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के लिए कहना, आप या तो उनसे ये कह दें कि विज्ञान की पुस्तक पढ़ें, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए हुए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, या फिर बच्चों को समूह में आपस चर्चा और उनके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। बिल्कुल सही बात, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। जब बच्चों को अपने आप के बारे में जानना है तो वो क्या करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और फिर उसको किसी और लोगों से साझा करेंगे, बताएंगे कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो इस तरह से वो अपने आप को, अपना समालोचनात्मक जो चिंतन है उसको बढ़ा पाएंगे और यही चीज़ उनके इसके विकास में मदद करेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने के मंड होता है आपका स्टार्च का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके कराता है, ठीक है, उनको दिखा के उनका प्रदर्शन करके पूरा बताता है। तो बताइए कि वो कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया को बता रहा है, ठीक है। एक होता है आपका क्रिएटिंग, एनालिसिंग, अप्लाइंग या अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर वो अप्लाइंग कर रहा है, अनुप्रयोग कर रहा है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ है उसका सामने रासायनिक क्रिया कर दिखा रहा है। तो क्या कर रहा है वो, सीधी सी बात है, उस चीज़ को अप्लाई कर दिखा रहा है बच्चों को टेस्ट करा रहा है स्टार्च का, एक फूड का सैंपल लेकर। हर फूड के अंदर स्टार्च होता है और जब वो हमारे सलाइवा के अंदर जाता है तो उसको ग्लूकोज में बदल देता है। इस तरह की क्रिया कर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी अप्लाई कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं है? ठीक है, बताइए क्या नहीं है। लिसनिंग टू अ लेक्चर इन अ क्लास, ये नहीं होगा, यहाँ पर तो बच्चे बोर हो जाएंगे। लेकिन एनहेंसिंग साइंस क्लब, ये बिल्कुल बच्चे इससे और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, यस सीधी सी बात है, बच्चों को सक्रिय बनाएगा। डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, विज्ञान का कोना बनाना। विज्ञान का कोना मतलब ये नहीं कि कोने में विज्ञान का कोना बना दिया, जहाँ विज्ञान की सारी चीज़ें हों, बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, लेबोरेटरी हो, तो वो सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करने में मदद करेंगी बच्चों को। लेकिन लिसनिंग टू अ लेक्चर, वो बच्चों को क्या कहते हैं, कक्षा में व्याख्यान सुनाना, ये जो है सक्रिय अधिगम का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85, कहता है विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है? देखिए कैसे आप पता लगाएंगे कि जो लर्निंग का गैप है लर्नर में वो कैसे हो रहा है विज्ञान विषय में। कॉन्सेप्ट मैप, अवधारणा मानचित्र, बिल्कुल। एनेक्डोट रिकॉर्ड, वर्णन अभिलेख, जो बच्चों का रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चों ने क्या किया, वो मतलब वर्णन अभिलेख होता है। एनेक्डोट, जैसे बच्चे किसी चीज़ की व्याख्यान करते हैं, उसको अपने शब्दों में लिख कर दिखाते हैं। पोर्टफोलियो में बच्चों का पूरे साल भर का डेटा रखा जाता है कि बच्चों ने क्या क्या कार्य किए। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, ये यहाँ पर नहीं होगा। ABC ऑप्शन तीनों सही हैं। तीनों से विज्ञान में सीखने की कमी का पता लगाया जाएगा विज्ञान में। क्यों, विज्ञान में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो अभी चल रहा है। जैसे एनेक्डोट रिकॉर्ड है, बच्चों से कुछ करवाया बिल्कुल उसी टाइम पे। पोर्टफोलियो है, बच्चे का देखा, उसमें अवलोकन किया। कॉन्सेप्ट मैप है, अवधारणा मानचित्र की बच्चा क्या किस बारे में, किस चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, उसी टाइम पर है। सत्र के अंत में क्या हो रहा है उससे नहीं पता लगाया जा सकता कि विज्ञान में वो क्यों नहीं सीख पा रहा। जो उस टाइम पर चीज़ें हैं उनसे ही हम पता लगाएंगे कि बच्चे के विज्ञान के सीखने में क्या है, कमी है, और वो क्यों नहीं सीख पा रहा उन चीज़ों को। तो ऑप्शन नंबर ABC यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन में कभी भी रिटर्न, पेपर, पेंसिल और एनेक्डोट रिकॉर्ड नहीं आता, यहाँ पर आ जाएगा ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षण। क्यों? देखिए, अवलोकन ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व हमेशा हम कैसे करते हैं? आंखों से देखकर। और जब कोई व्यक्ति ओरली बोलेगा तो आप उसको ऑब्जर्व करके कर सकेंगे। अगर कोई बच्चा लिख रहा है, पेपर पेंसिल टेस्ट दे रहा है, रिकॉर्ड अभिलेख वर्णन कर रहा है, तो वहाँ पर आप नहीं बता सकते कि बच्चा क्या है। अगर अवलोकन करना है तो ओरल टेस्ट का माध्यम से ही उसका हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है हमें। ये हमारी साइंस की बुक में है, 3rd 4th क्लास में पश्मीना शॉल के बारे में डिस्कशन हुआ है। कौन सा कथन सही है? पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल सही है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये भी सही है। ऊंट की ऊन जो हमारी है वो कारपेट बनाने में उपयोग की जाती है, ये भी सही है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पर ABC ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो फिर हम मानेंगे यहाँ पर A और C। ठीक है, A और C यहाँ पर हमने माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसी आंसर को माना। लेकिन अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों ही सही हैं। पश्मीना शॉल बकरी से ही प्राप्त होता है, लेकिन क्योंकि ABC ऑप्शन में नहीं है तो इसमें मार्क्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मिले नहीं, तो यहाँ पर माना जो है CTET ने वो A और C ही माना है। याद रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर दिसंबर का ही पेपर है, तो जो आंसर माना है वही मैंने आपको बता दिया। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ये कौन सा जंतु है आपको पहचानना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से जंतु से क्वेश्चन आ गया। जंतु से, जीव जंतु से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। मिरर से क्वेश्चन है, सर्किट का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और सॉइल से कितने सारे क्वेश्चन है। मिट्टी के बारे में 2-3 क्वेश्चन थे, और लोलक के बारे में, मोशन के बारे में, फिक्शन के बारे में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। इन्हीं टॉपिक को हमें ज़्यादा देखना है। ठीक है, फिर से क्या आया? लंबा रीढ़ होती है, उसकी लॉन्ग बैकबोन होती है, मैनी मसल्स, बहुत सी मांसपेशियां होती हैं, बॉडी जो है कर्व इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। उस जो मूवी जो है उसके जो है आगे को धकेलने के लिए जो शरीर है अनेक वलयों में मुड़ता है। याद रखिए, मुड़ता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर्प, सांप। स्नेक ऐसा करता है, उसकी एक रीढ़ की हड्डी लंबी सी होती है, बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, और अपने आप को धकेलने के लिए वो कर्व लेता है। तो ठीक है, याद रखिए यहाँ पर अर्थवॉर्म नहीं होगा, केंचुआ नहीं होगा, याद रखिए यहाँ पर स्नेक ही होगा। 89 देखते हैं, नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से पूछ रहा है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीधा सीधा पता चल रहा है जो हमारी धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर जाती हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारी एक धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी, वो हमारे इसका अपवाद है, क्योंकि वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है अशुद्ध रक्त, उसको ले जाने में कार्य करती है। तो जो हमारी जितनी भी धमनियाँ हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती हैं, ऐसी बात सच नहीं है। और इसने नहीं है पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिर से फूड से आया है, क्लास 6 में ही मिलता है ये, और निम्न में से मिलान में बताना है और इनको निरूपित करना है कि कौन से फूड में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है। एसिडिक एसिड जो है हमारा, एसिटिक एसिड जो है वो हमारे सिरके में पाया जाता है। तो पहले का ही ऑप्शन 4th हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर C में ही ऐसा दे रखा है, मतलब 3rd ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लैक्टिक एसिड जो है वो हमारा मिल्क, दूध जैसे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो दही से मिलान कर देगा। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हमारे पालक में पाया जाता है, और एक्सकॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C का नाम ही है एक्सकॉर्बिक एसिड, वो हमारे सिट्रस फूडों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आया हुआ क्वेश्चन हो गया। फूड तो समझ में आया कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। फूड हो गया आपका, फिक्शन हो गया, मोशन हो गया, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, वो हो गया आपका क्या कहते हैं, मिरर हो गया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जीव जंतु आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो यही सब टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। 30 के 30 क्वेश्चन हमने देखे, समझे, आंसर देखे। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। वीडियो अब बिल्कुल रेगुलर आएंगे और सारे टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।